गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास है, जो टॉपिक हमारा बालक के प्रकार पूरा हुआ था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम हैं जो करने वाले हैं। आज की क्लास में हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे। जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है बालकों के प्रकार, उसमें से रहेगा। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन आंसर को आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार नहीं है। अब हमारे से क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार नहीं है। आपको मैंने विशिष्ट जो बालक हैं उनके बारे में करवाया था, और उसमें ये भी बताया था कि विशिष्ट बालक हैं जो कौन कौन से होते हैं। विशिष्ट बालकों के बारे में हमने पढ़ा था, बहुत सारे बालक उसमें आते हैं विशिष्ट में। पिछड़े हैं, मंदबुद्धि हैं, प्रतिभाशाली हैं, बहुत सारे बालक थे। तो उन्हीं में से आपसे कुछ पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार नहीं है। सबसे जो पहला ऑप्शन आपके सामने वो है धीमी गति से सीखने वाले बालक। तो पहला जो क्या है हमारे सामने क्वेश्चन कि धीमी गति से सीखने वाले बालक, क्या धीमी गति से सीखने वाले बालक हैं वो विशिष्ट बालक है या नहीं, ये बताना आपने। उसके बाद नेक्स्ट है सृजनशील बालक, क्रिएटिव बालक। क्या क्रिएटिविटी करने वाले जो बालक हैं वो विशिष्ट नहीं है। या शारीरिक रूप से दिव्यांग यानी कि विकलांग जो होते हैं उन्हीं को ही हम कह सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है साधन संपन्न बालक। तो ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें मेरे को आपने बताना है कि इनमें से कौन सा एक विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं है। तो देखिए कौन सा आएगा इसमें। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 में से बताइए। 4 ऑप्शंस आपके सामने, इन चारों में से आपने मेरे को बताना है कि कौन सा विशिष्ट बालक का एक प्रकार नहीं है। किसको नहीं कह सकते हम विशिष्ट, जिसको पता है वो बताइए। सी ऑप्शन शुरू हुए हैं आने। पहला था धीमी गति से सीखने वाले बालक, सृजनशील बालक, शारीरिक रूप से दिव्यांग, या साधन संपन्न बालक। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर आया जिन्होंने सी दिया है। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और आपसे पूछा क्या गया है वो देखिए। इसने कहा है कि विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं है, तो वो बताना है आपने। लगभग बच्चे सी आंसर दे रहे हैं। तो देखिए, शारीरिक रूप से विकलांग का मतलब, दिव्यांग का मतलब है विकलांग। तो क्या विकलांग बालक हैं वो विशिष्ट में नहीं आते, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से पिछड़े हुए हैं। तो दिव्यांग भी हैं वो विशिष्ट बालकों में ही आते हैं। ठीक है, तो कौन से नहीं आते, साधन संपन्न बालक। साधन संपन्न जो बालक होते हैं वो, यानी कि जिसके पास पढ़ने लिखने की सारी चीजें हैं, वो बालक विशिष्ट में नहीं आते। हम उनको विशिष्ट नहीं कह सकते जिसके पास पढ़ने लिखने की सारी चीजें हैं। इनमें आता क्या है कि उनका आईक्यू लेवल क्या है, वो चीजें हमने देखनी है। तो साधन संपन्न का तो कोई मतलब ही नहीं आता इस चीज में, तो इसमें बालकों का प्रकार नहीं है। तो हमने बताना है कि साधन संपन्न का तो कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो विशिष्ट बालकों में साधन संपन्न बालकों के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साधन संपन्न बालक, साधन संपन्न बालक को हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, विशिष्ट बालकों का एक प्रकार नहीं है। तो फर्स्ट का जो डी ऑप्शन है वो राइट है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए आप क्वेश्चन को, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए आप क्वेश्चन को, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चौथा जो अपना है वो राइट आंसर है बिल्कुल। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य कौन से होते हैं बताइए। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच होता है वो कौन से होते हैं,
क्या हम उनको सामान्य बालक कहते हैं, क्या उनको प्रखर बुद्धि कहते हैं, क्या हम प्रतिभाशाली कहते हैं, या उपरोक्त सभी कहते हैं? तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए क्या कहते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है आपने। आपसे ये पूछा गया है कि ऐसे बच्चे जिनका जो आईक्यू लेवल है वो 90 से 110 के बीच होता है, वो कौन से हैं? क्या वो सामान्य बालक हैं, क्या वो प्रखर बुद्धि है, या प्रतिभाशाली है, या सभी हैं? सभी बच्चों का लगभग ए आंसर आ रहा है। बिल्कुल ए आंसर ही आपका राइट आंसर है। सामान्य बालक ही होते हैं जिनका आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच में होता है। बिल्कुल ठीक है सभी का। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए आप। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। देखिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन है एक, इस तरह आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में। तो देखिए यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है। अब देखिए अगर किसी बच्चे की जो मानसिक आयु है वो 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी, उसका आईक्यू लेवल क्या होगा? बताइए मेरे को जल्दी से, क्या आ जाएगा? एक बच्चा है, उसकी मानसिक आयु, अभी मैं आपको बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला देती हूं। ये बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? देखिए बुद्धि लब्धि का, मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु, यानी कि ये तो बच्चे का मेंटली है जो उसकी, यानी कि वो कितने साल का है और कितने साल के बच्चे तक का वो काम कर रहा है, तो मानसिक आयु वो होगी और वास्तविक उसकी खुद की आयु होगी। तो मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु और गुणा में क्या आ जाएगा? 100। तो अब निकालिए आप आईक्यू लेवल क्या निकलेगा। मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु और गुणा में 100, निकालिए फॉर्मूला लगा के फटाफट, क्या आंसर आएगा? बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया है। पहले मानसिक आयु रखो, बटा में आपने वास्तविक रखनी है और गुणा में 100 लगाना है। मानसिक आयु कितनी है? 5, ऊपर 5 रखेंगे। वास्तविक कितनी है? 4, गुणा में कितना आ जाएगा? 100। अब काटिए इसको, अगर हम 4 से काटते हैं इसको तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यानी कि 2, 4 दूनी 8 होते हैं और यहाँ पे 2 बच गए, 4 पंजे 20, कितना आ गया? 25। 25 की 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 125। तो इस बच्चे का जो आईक्यू लेवल है, इसकी जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी आ जाएगी? 125 आ जाएगी। बिल्कुल, ये फॉर्मूला कॉपी पे राइट कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। आईक्यू लेवल निकालने के लिए आपको मानसिक आयु दे दी जाएगी, वास्तविक, और उसके बाद में आपको क्या निकालनी है? बुद्धि लब्धि निकालनी है, आईक्यू लेवल निकालना है। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर क्या आता है? 125, 125। बिल्कुल सभी बच्चों ने फॉर्मूला लगा के ठीक किया है। चलो जी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, शिशु के जन्म के समय हड्डियों की संख्या बताइए कितनी होती है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उस समय बच्चे की जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है? ये मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन, तो अगर सभी को, लगभग सभी को याद होगा, तो बच्चे की जन्म के समय हड्डियों की संख्या बताइए कितनी होती है। क्या 206 होती हैं, 270 होती हैं, 500 होती हैं, या 120? तो बताइए।
बी आंसर शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल ज्योति, 125 ही होगा। क्या आ जाएगा इसका? 270। सभी बच्चे 270 दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है आपका। और अगर आपसे पूछे एक व्यस्क में अगर इसकी जगह व्यस्क दे दिया जाए तो कितनी बोलोगे? व्यस्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तब हमने क्या बोलना है? 206 बोलना है, 206। और एक चीज और यहां पे नोट कीजिए, बच्चे की जो हड्डियां होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? कार्टिलेज की बनी होती है, कार्टिलेज। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन था कि शिशु के जन्म के समय हड्डियां कितनी होती हैं, तो हमने बोली है 270 होती हैं। तो बिल्कुल सभी का ठीक है। हाँ, व्यस्क में पूछा जाए 206, बिल्कुल। हाँ जी, तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिए, अब क्या पूछा गया है? जन्म के समय बालक के दिमाग का वजन कितना होता है? अब आपसे पूछा गया है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके दिमाग का जो वजन होता है वो कितना होता है? 200 ग्राम, 100 ग्राम, 350 ग्राम या 450 ग्राम? बताइए, बच्चे के दिमाग का वजन। बताइए जल्दी से, क्या आंसर आ जाएगा इसका? बच्चे के दिमाग का वजन कितना होता है? 200 ग्राम होता है, 100 ग्राम होता है, 350 ग्राम या 450 ग्राम? बताइए जल्दी से। सी आंसर आ चुका है। बिल्कुल राइट आंसर। क्या आ जाएगा? 350 ग्राम। 350 ग्राम राइट आंसर है इसका। क्या आ जाएगा? 350 ग्राम बच्चे के दिमाग का वजन होता है। बिल्कुल इजी सी क्वेश्चन है ये, अगर अच्छे से पढ़े हैं तो आपने। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है। देखते हैं कौन सा बच्चा इसका राइट आंसर देता है। मैं आपके सभी के आंसर्स की वेट करूंगी इसमें। तो आपके अकॉर्डिंग आपने बताना है कि किस घटना की ओर बालक सबसे पहले आकर्षित होता है। छोटे बच्चे सबके घर में हैं, बिल्कुल छोटा बच्चा भी आपके घर में। तो देखिए, ऐसी कौन सी घटना होती है जिसकी तरफ बच्चा सबसे पहले आकर्षित होता है? क्या मां की तरफ होता है, ध्वनि की तरफ होता है, भोजन की तरफ होता है, या प्रकाश की तरफ होता है? बताइए। प्रकाश का मतलब रोशनी, ध्वनि आवाज, ठीक है, भोजन खाना, मां आपको पता है क्या होती है। तो बताइए चारों ऑप्शंस में, बताइए कौन सा ऑप्शन है वो राइट है। ऐसी कौन सी घटना है जिसकी ओर बालक सबसे पहले आकर्षित होता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, मां, ध्वनि, भोजन और प्रकाश। बताइए क्या आएगा। लो जी, सभी ने ए आंसर दिया है। तो एक बात बताओ, मां कोई घटना होती है? मां घटना थोड़ी ना होती है। सभी मां बोल रहे हैं। अभी बी पे चल पड़े सभी, पहले ए पे थे। बढ़ते जाइए, ठीक है ठीक है, बढ़िया तुक्के लगाइए। फिर सी पे चल पड़ना, फिर डी पे, है ना। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। उसने घटना पूछी है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी होती है उनके सामने। देखो एक्टिविटियां इसमें सिर्फ दो हैं, माँ और भोजन तो एक्टिविटी है ही नहीं। एक तो ध्वनि है, आवाज है, और एक प्रकाश है। ये दो एक्टिविटियां हैं, ठीक है। अंधेरा है, एकदम से लाइट ऑन की आपने, या एकदम से बोले, दोनों में से सबसे पहले कौन सी घटना बच्चे को आकर्षित करती है? बिल्कुल एक बच्चे का ऑप्शन ठीक आया है, रीना। और नीलम का भी बिल्कुल ठीक है, प्रकाश की तरफ, लाइट की तरफ सबसे पहले बच्चा आकर्षित होता है। बच्चा किसकी तरफ आकर्षित होता है? लाइट की तरफ सबसे पहले आकर्षित होता है बच्चा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रकाश आ जाएगा, डी आ जाएगा।
डी आंसर इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो माँ को घटना बता रहे थे तुम बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता, बताइए। अब जो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, अब बात की गई है किशोरावस्था की, यानी कि जब 12 से 18 साल की अवस्था आती है, इस अवस्था में सामाजिक जो विकास है हमारा, उस पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे पहला रुचियों का, क्या हमारे इंटरेस्ट का प्रभाव नहीं पड़ता हमारे सामाजिक विकास पे, क्या हमारी आवश्यकताओं का प्रभाव नहीं पड़ता, या हमारी असुरक्षा का, या हमारी अभिवृत्तियों का, बताइए। बताइए किशोरावस्था जो आपकी 12 से 18 साल की उम्र है, उस पर किस चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे पहला आपकी रुचियों का प्रभाव नहीं पड़ता। सामाजिक विकास की बात पूछी गई इसमें, तो आपने बताना है क्या आपकी रुचियों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्या आपकी आवश्यकताओं का प्रभाव नहीं पड़ता, या आपकी असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर आपकी अभिवृत्तियों का। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से आपने मुझे बताना है कि कौन सा राइट आंसर रहेगा। तो बताइए कौन सा रहेगा। जल्दी से बताइए। सामाजिक विकास की बात पूछी गई आपसे। डी और सी, डी भी आंसर आ रहे हैं और सी भी आ रहे हैं। ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो जो डी आंसर दे रहे हैं उनको मैं बता दूं, अभिवृत्ति का मतलब होता है आपके मन की स्थिति, मन की स्थिति। इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, सी आंसर इसका राइट है। असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता आपके सामाजिक विकास पर, आपकी रुचियां भी आधारित, आपकी रुचियां भी होनी चाहिए, आपकी जो भी आपकी जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं वो भी हैं, और आपके मन की स्थिति भी जरूरी है, आपका रुख भी जरूरी है। ठीक है, कंफ्यूजन है तो मैंने ठीक कर दिया, आपका थर्ड आंसर है वो राइट आंसर आ जाएगा। आपकी असुरक्षा, ये सामाजिक विकास पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, बाकी जो 3 चीजें इनका प्रभाव पड़ता है, तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसको ध्यान से पढ़ना है अपने इस क्वेश्चन को। आपसे पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बालक होते हैं, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं क्या वो जन्मजात होते हैं, क्या वो अनुवांशिक होते हैं, क्या दोनों हो सकते हैं, या कोई नहीं। 4 ऑप्शंस आपके सामने, बताइए। प्रतिभाशाली जो बालक हैं वो बताइए कैसे होते हैं। प्रतिभाशाली वो जन्मजात ही प्रतिभाशाली होते हैं, या अनुवांशिक होते हैं, या दोनों होते हैं, या कोई नहीं। तो अनुवांशिक का मतलब है जैसे आपके मम्मी पापा हैं, उसके बाद बच्चे हो गए, फिर उनके बच्चे हो गए। तो बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर है इसका प्रतिभाशाली बालकों के लिए। ए आंसर शुरू हो चुका है सभी का ना। सी भी आ रहा है बीच में। प्रतिभाशाली बालक जन्मजात होते हैं। कैसे होते हैं, जन्मजात। अनुवांशिकी का होना जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि मान लो किसी के पेरेंट्स प्रतिभाशाली थे तो बच्चा भी प्रतिभाशाली होगा, ये जरूरी नहीं है।
किसका इफेक्ट पड़ता है? जन्मजात का। ये जन्मजात ही होते हैं प्रतिभाशाली। तो इसका जो सभी ने, जिन जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है उनका बिल्कुल ठीक है, सी आंसर नहीं आएगा और ना कोई नहीं, ये नहीं आएंगे। सिर्फ आंसर क्या आएगा इसका? जन्मजात ही आएगा। प्रतिभाशाली बालक जन्मजात ही होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवलोकन विधि के द्वारा, जो अवलोकन विधि है, ध्यान पूर्वक देखना, आपको मैंने करवाया था ये टॉपिक भी। तो अवलोकन विधि के द्वारा किन बालकों की पहचान की जाती है? कैसे बालकों की पहचान होती है अवलोकन विधि से? क्या हम प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करते हैं? क्या पिछड़े बालक की करते हैं? मंदबुद्धि की करते हैं? या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, जब हम टॉपिक कर रहे थे बालकों के प्रकार का, तो ऐसे कौन से बालक थे जिनके बारे में हमने बोला था कि इनका जो निरीक्षण है वो हम अवलोकन विधि के द्वारा कर सकते हैं? तो जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर आ जाएगा? राइट आंसर बताइए इसका क्या आएगा? बालकों के प्रकार में मैंने आपको बताया था, अवलोकन विधि है जो, उसके द्वारा किन बालकों की पहचान की जाती है? क्या प्रतिभाशाली की पहचान होती है, पिछड़े बालकों की, मंदबुद्धि की, या इनमें से कोई नहीं? ए आंसर आ रहा है बिल्कुल प्रतिभाशाली बालकों की। ठीक है, आपका ये आंसर, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान ही होती है कौन सी विधि द्वारा? अवलोकन विधि द्वारा। अगर इसमें विशिष्ट आंसर होता तो हम विशिष्ट भी दे सकते थे। अगला देखिए, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है? मंद बुद्धि जो बालक होते हैं उनका जो आईक्यू होता है वो बताइए कितना होता है? 125 से कम होता है, 90 से कम होता है, 70 से कम होता है, या 100 से अधिक होता है? चार ऑप्शंस आपके सामने। अब आपसे पूछा गया है कि मंद बुद्धि बालक जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो क्या 125 से कम होती है, क्या 90 से कम होती है, 70 से कम होती है, या 100 से अधिक होती है? तो चार ऑप्शंस हैं, बताइए जल्दी से। मंद बुद्धि बालक पूछा गया आपसे तो उसी हिसाब से आंसर देना आपने। मंद बुद्धि, सी आंसर आ रहे हैं सभी के, 70 से कम। बिल्कुल 70 से कम ही होती है मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि। तो आपका जो 70 से कम सी आंसर है वो बिल्कुल ठीक आंसर है। बिल्कुल ठीक है सभी बच्चों का, सभी ने सी आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलो जी, ये आपके साथ हो सकता है। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, आपकी क्लास का एक बच्चा है, आप कुछ टॉपिक करवाते हो, वो क्वेश्चंस पूछता है, तो इसका क्या मतलब समझते हो आप इस बात का कि अगर कोई बच्चा है बार बार आपसे क्वेश्चंस पूछता है तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहला कि वह शरारती है, क्या वो शरारती है? दूसरा, वह जिज्ञासु है, क्या वो जिज्ञासु है? जिज्ञासु का मतलब कुछ नया जानने की इच्छा रखने वाला, या उदासीन है, या उपरोक्त सभी हो सकता है। तो बताइए क्या कारण हो सकता है एक बच्चे के आपसे क्वेश्चंस पूछने का? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्या है उस बच्चे में ऐसा जो आपसे वो प्रश्न बार बार पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है? बिल्कुल बी आंसर सभी का ही बिल्कुल ठीक है, सभी ने ठीक आंसर दिया है बी। क्या है वह? जिज्ञासु है, जिज्ञासु होने की प्रवृत्ति है उसमें, इसी वजह से वो क्या करता है आपसे प्रश्न पूछता है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ये आपने अपने आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग बताना है, आपकी बुद्धि के अकॉर्डिंग। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बालक बैठाने को बोला गया है। आप क्लास में टीचर हैं और आपको ये बोला गया है कि 2 मंदबुद्धि बालक हैं,
ठीक है, आपको उनको अपनी कक्षा में बिठाना है। तो एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपको बच्चों को क्लास में बिठाना है, अपनी में मंदबुद्धि है वो, तो आप क्या करोगे? नंबर 1 इनकार कर दोगे। नंबर 1 क्या है? इनकार कर दोगे। नंबर 2 प्रधानाध्यापक को कहेंगे कि इनको किसी और कक्षा में बिठाए। क्या आप अपने जो भी हेड टीचर हैं उनको बोलोगे कि इन बच्चों को किसी और कक्षा में बिठाए? या फिर तीसरा है, इसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कोई आप तकनीक सीखेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई कार्य नहीं करोगे आप। तो बताइए कौन सा राइट आंसर आ जाएगा? 3 है। सबसे पहले में क्या है कि आप इनकार कर दोगे कि हम तो नहीं बिठाएंगे इनको। दूसरा, हेड टीचर को बोलेंगे कि इनको किसी और क्लास में बिठा दो, या फिर आप उनको पढ़ाने के लिए जो भी तकनीक होगी उसको आप सीखेंगे। सभी बच्चों ने सही आंसर दे दिया है। तो क्या आ जाएगा इसका? यही बिल्कुल राइट आंसर है कि ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो सी आंसर है सभी का बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता बतानी है आपने। जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी क्या विशेषता है? नंबर 1 तर्क, स्मृति और मानसिक तत्वों का विकास होता है उनमें। क्या बोला इसने? तर्क, स्मृति और मानसिक तत्वों का विकास होता है। दूसरा, ये हंसमुख प्रकृति के होते हैं। हंसमुख प्रकृति के, खुशदिल होते हैं, या दूसरों का सम्मान करने वाले होते हैं, या उपरोक्त सभी होते हैं। तो आंसर बताइए प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता का क्या राइट आंसर आ जाएगा? क्या तर्क, स्मृति और मानसिक तत्वों का विकास होता है इनके, या फिर हंसमुख प्रकृति के होते हैं, या दूसरों का सम्मान करने वाले होते हैं, या उपरोक्त सभी? सारी चीजें ठीक है इनके लिए। डी और सी आंसर आ रहे हैं। डी और सी आंसर आ रहे हैं मेरे पास। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल डी ही इसका राइट आंसर है। क्या आ जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। ये सभी प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं होती हैं। उनकी तर्क, स्मृति और मानसिक तत्वों का विकास भी होता है, हंसमुख प्रकृति के भी होते हैं, दूसरों का सम्मान करने वाले भी होते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? डी आंसर इसका राइट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा प्रकार मंदबुद्धि के बालकों का है? अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो प्रकार है वो मंदबुद्धि के बालकों का है। तो क्या मंदबुद्धि बालक जड़ बुद्धि होते हैं, या मूर्ख बुद्धि, या मूढ़ बुद्धि, या उपरोक्त सभी? तो बताइए कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? मंदबुद्धि बालकों के आपको प्रकार बताए गए थे, तो आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा प्रकार है वो मंदबुद्धि बालकों का है। तो क्या मंदबुद्धि बालक हैं जड़ बुद्धि होते हैं, मूर्ख बुद्धि होते हैं, मूढ़ बुद्धि होते हैं, उपरोक्त सभी होते हैं? तो बताइए जल्दी से। डी आंसर आ रहे हैं सभी के। हाँ जी बिल्कुल, उपरोक्त सभी। क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी आ जाएगा। ये आपका बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सभी टाइप है ये 3 प्रकार होते हैं मंदबुद्धि के, जड़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि और मूढ़ बुद्धि। करवाया था आपको ये क्वेश्चन भी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो बालक कोई विशेष प्रकार का गुण प्रदर्शित नहीं करता क्या कहलाता है? ऐसे बालक जो कोई विशिष्ट प्रकार का, कोई विशेष प्रकार का जो गुण है उसका प्रदर्शन नहीं करते, तो क्या बोलते हैं हम उनको? क्या वो विशिष्ट बालक हैं, क्या वो अपराधी बालक हैं, क्या वो सामान्य बालक हैं, क्या वो पिछड़े हुए बालक हैं? तो बताइए कौन सा राइट आंसर आ जाएगा? स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है आपने और उसी के अकॉर्डिंग मेरे को आपने आंसर देना है। क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए कि जो बालक विशेष प्रकार का गुण प्रदर्शित नहीं करते। डी आंसर कैसे आ जाएंगे? डी आंसर नहीं आएगा इसका। देखो जो विशेष प्रकार का गुण प्रकट करते हैं वो क्या हो गए? विशिष्ट।
ठीक है, बालक के प्रकार आपको मैंने दो ही करवाए थे, जो विशेष प्रकार का गुण प्रकट करते हैं वो विशिष्ट, और जो विशेष गुण प्रकट नहीं करते वो क्या हो जाएंगे, सामान्य। क्या कहेंगे उनको, सामान्य कहेंगे। तो थर्ड जो आंसर है वो राइट आंसर है इसका। बिल्कुल थर्ड है जो, वो बिल्कुल ठीक है, डी आंसर नहीं आएगा। पिछड़े हुए बालक नहीं कह सकते हम इनको, हम इनको क्या बोलेंगे कि ऐसे जो विशेष गुण का प्रदर्शित नहीं करते। बिल्कुल सी आंसर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अब बताइए क्या आ जाएगा इसका आंसर, कि जो बालक अपनी कक्षा के सामान्य बालकों के साथ प्रगति नहीं कर पाते वो क्या कहलाते हैं। अब इसने क्या बोला है कि जो सामान्य बालकों के साथ भी प्रगति नहीं करते वो क्या कहलाते हैं, क्या वो अपराधी कहलाते हैं, क्या वो प्रतिभाशाली कहलाते हैं, क्या वो विशिष्ट कहलाते हैं, या मंदबुद्धि कहलाते हैं। तो अब बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। ऐसे बच्चे जो आपकी क्लास में तो हैं लेकिन जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, अच्छे से जो एजुकेशन है वो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो बताइए क्या आ जाएगा, क्या ऐसे बच्चों को हम अपराधी बोलेंगे, प्रतिभाशाली बोलेंगे, पिछड़ा हुआ बोलेंगे, या मंदबुद्धि बोलेंगे। सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सी आंसर ही आएगा, पिछड़े हुए बच्चे बोलेंगे। ठीक है, तो ये है पिछड़े हुए बच्चे। आप लोग लास्ट वाले क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे थे, तो ये आएगा पिछड़े हुए बच्चों के लिए। ये बात कही जा सकती है कि जो सामान्य बालकों के साथ भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पिछड़े बालक। बिल्कुल सी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, बालक के पिछड़ेपन के क्या कारण है। एक बच्चा है आपकी क्लास का, वो पिछड़ चुका है, तो उसका क्या कारण है। नंबर 1 कोई सामाजिक कारण है, नंबर 2 कोई शारीरिक कारण है उसका, या पर्यावरण से रिलेटेड कोई कारण है, या फिर उपरोक्त सभी है। बताइए क्या कारण है बच्चे के पिछड़ेपन का। आपको पिछड़ेपन के कारण करवाए थे मैंने, तो बताइए कौन सा कारण आ जाएगा उसके पिछड़ेपन का, सामाजिक, शारीरिक, पर्यावरण, या उपरोक्त सभी। डी आंसर आ रहे हैं सभी के, बिल्कुल डी आंसर ही है, सभी। सभी कारण हो सकते हैं किसी बच्चे के पिछड़ेपन के, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, कोई शारीरिक कारण भी हो सकता है, उसके बाद पर्यावरण से संबंधित भी कोई कारण हो सकता है। तो डी आंसर इसका बिल्कुल ठीक है सभी बच्चों का। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तो बताइए विकलांगता का एक प्रकार है। अब आपने मुझे बताना है कि विकलांगता का इनमें से कौन सा एक प्रकार है। क्या बहुत ज्यादा बोलना विकलांगता है, क्या ज्यादा सोना विकलांगता है, या दृष्टि बाधित होना विकलांगता है, या उपरोक्त सभी। कि ये तीनों की तीनों चीजें ही विकलांगता में आती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। विकलांगता का कारण पूछा गया है आपसे कि विकलांगता का क्या कारण है। क्या कोई बहुत ज्यादा बोलता है उसको हम विकलांग कह सकते हैं, क्या ज्यादा सोता है उसको हम विकलांग कह सकते हैं, या दृष्टि बाधित होना यानी कि देखने में उसको कोई विकार है तो विकलांगता कहेंगे, या फिर सभी के सभी। सी आ जाएगा या डी आ जाएगा, बताइए कौन सा है।